हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 15 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन इंटरफेस, जिसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन इंटरफेस, इसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो हम पहले न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं। देखो, द फर्स्ट न्यूमेरिकल्स कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड रिलेटिव टू एयर इज 2.42 एंड दैट ऑफ गिलास इज 1.51। हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल इन गिलास देन इन डायमंड। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो, हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का, वह किस तरह से डिफाइन होता है। देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में या फिर एयर के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर के रिस्पेक्ट में या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो ये फार्मूला होता है N=C/V होता है। C होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और V होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पर देखो, डायमंड का स्पीड 2.42 दिया हुआ है एयर के रिस्पेक्ट में, तो 2.42 = C/VD हो जाएगा। N की जगह हमने क्या रखा, 2.42 रखा। ये C सेम रहेगा, वेलोसिटी की जगह VD रखा। यहाँ पर VD से मीनिंग है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। VD से क्या मीनिंग है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ये मीनिंग है यहाँ पर। ओके, तो दिस इज एक इक्वेशन बन गया आपका। इसी तरह गिलास में लाइट की स्पीड 1.51 दी हुई है, तो 1.51 = C/VG। VG क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें, गिलास में, स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास। ओके, अब देखो ऑन डिवाइडिंग, हम इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2.42 अपॉन 1.51 = C/VD डिवाइडेड बाय C/VG। तो दिस इज 242 अपॉन 151 = C/VD इंटू VG/C। C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इसकी जो वैल्यू आएगी डिवाइड करने पर 1.60 आएगी = VG/VD। तो हम कह सकते हैं कि VG = 1.60 VD। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 1.60। उसने पूछा है गिलास की जो वेलोसिटी है वह डायमंड, गिलास में जो लाइट की वेलोसिटी है वह डायमंड में जो लाइट की वेलोसिटी है उससे हाउ मैनी टाइम्स। तो दिस इज 1.60 टाइम्स। ओके, दिस इज अवर आंसर। अंडरस्टूड। हम चाहें तो यहाँ पर टाइम्स भी लिख सकते हैं, 1.60 टाइम्स। ओके, क्लियर। अब देखो, सेकेंड न्यूमेरिकल की ओर हम बढ़ते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल आपसे बोल रहा है रे ऑफ लाइट इन एयर इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्लेट एट 45 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, कोई रे ऑफ लाइट है, वह एयर से किस में इंसिडेंट हो रही है, गिलास में इंसिडेंट हो रही है 45 डिग्री एंगल से। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। तो इस तरह से हम चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, सब कुछ करो ही गिलास है कोई, ठीक ना। दिस वन इज गिलास, ये नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ से ये आ रही है एयर से,
कितने 45 डिग्री का एंगल बना रही है। नेचुरल बात है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। ये एंगल पूछा है उसने आर, इस आर एंगल को पूछा है। ठीक है, तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, देखो स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। बाय स्नेल्स लॉ n इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ पर जो n होता है वो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम कहाँ पर होगा, जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो फर्स्ट एंगल होगा, जहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो सेकंड मीडियम होगा, या जहाँ पर इंसिडेंट रे होगी वो फर्स्ट मीडियम होगा, जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे होगी वो सेकंड मीडियम होगा। तो जो n होता है इस फार्मूले में वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम होता है। ओके, तो n हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, n हमें 1.5 दिया हुआ है। साइन आई हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आई 45 डिग्री दिया हुआ है। आर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो साइन 45 डिग्री अपॉन साइन आर, साइन 45 डिग्री अपॉन साइन आर। तो देखो साइन आर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, साइन आर इक्वल टू हो जाएगा साइन 45 डिग्री अपॉन 1.5। साइन आर की जो वैल्यू होगी वो है साइन 45 डिग्री होगी अपॉन 1.5 होगी। ओके, अंडरस्टूड। ओके, तो इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेटर से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। देखो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, साइन 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे हम। देखो साइन 45 ये आ गई, डिवाइडेड बाय 1.5 किया तो 0.47 बन आ गई। अब इसमें शिफ्ट लेके हम इसका इन्वर्स, साइन इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे दिस वन। तो दिस इज 28.12 आ जाएगी आर की वैल्यू। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 28.1 या इक्वल टू 28 डिग्री क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ थर्ड, a ray of light which is incident in air on the surface of glass block is deviated through 15 डिग्री। कितना डेविएट हो जाती है, 15। डेविएशन थ्रू 15 डिग्री से मतलब है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना है, 15 डिग्री है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज 60 डिग्री। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास, ऑल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस। ओके, देखो तो ये ग्लास ब्लॉक है, कोई क्या है, दिस इज अ ग्लास ब्लॉक, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे आ रही है 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अब उसने बोला डेविएशन कितना हुआ, 15 डिग्री का। देखो जब इंसिडेंट रे, यदि यहाँ पर ग्लास स्लैब नहीं होता तो इंसिडेंट रे ऐसी सीधी जाती। अब जी आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसी हो गई तो ये रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। अभी 15 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर ये आर है, तो आर कितना हो जाएगा, देखो आर हो जाएगा 16 माइनस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 45 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 45 डिग्री होगा। नेचुरल बात है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। 60 इक्वल टू क्या होगा, आर प्लस 15 होगा, ठीक ना। 60 डिग्री क्या होगा, आर प्लस 15 होगा, तो आर इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। अब हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा हमें ग्लास का, क्योंकि उसने क्रिटिकल एंगल पूछा है तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो n इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। तो 60 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 45, दिस इज √3/2 1/√2। n इक्वल टू √3/2
√2/1 तो ये √3/√2 कैलकुलेटर से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो दिस इज 1.2247 आ जाएगा। अब क्रिटिकल एंगल का ये फार्मूला होता है sin c = 1/n। तो sin c = 1/n की वैल्यू 1.2247, दिस इज 0.81, कैलकुलेटर से c निकालेंगे तो 54.7 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 54.7 डिग्री आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट 4, हाउ deep will a 4 meter deep tank appear when seen in air due to optical refraction? The refractive index of water is 4/3। ओके, तो यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। n = क्या होगा? रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ओके, तो n हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? n 4/3 दिया हुआ है। n इज गिवन 4/3। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एयर 4/3। ओके, और जो रियल डेप्थ है वह हमें 4 दी हुई है। रियल डेप्थ कितना दिया हुआ है? रियल डेप्थ हमें 4 दिया हुआ है। इस फार्मूले में हम रखेंगे तो हमें एपरेंट डेप्थ मिल जाएगा। दिस इज 4/3 = 4 एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ तो नेचुरल बात है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एपरेंट डेप्थ कितना आ जाएगा? 3 मीटर आ जाएगा। मतलब हम उसे एयर से देखेंगे तो हमें वह 3 मीटर डीप दिखाई देगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ 5, a beaker is filled with water to a height of 12.5 centimeter. The apparent depth of needle at bottom of the beaker is 9.4 centimeter. Find the refractive index of water। देखो यहाँ पर जो बीकर में बोला गया है कि उसमें 12.5 हाइट तक वाटर है, तो रियल डेप्थ हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें, और एपरेंट डेप्थ कितना? एपरेंट डेप्थ ऑफ नीडल, कोई नीडल पड़ी हुई है एट द बॉटम ऑफ द बीकर इज 9.4, तो एपरेंट डेप्थ हमें 9.4 दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है। तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। देखो n = रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो हमें रियल डेप्थ दी हुई है 12.5, कितनी दी हुई है? 12.5 दी हुई है। और एपरेंट डेप्थ हमें कितनी दी हुई है? एपरेंट डेप्थ हमें 9.4 दी हुई है। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें n = कितना मिल जाएगा? n = मिल जाएगा 1.33। अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट 6, द apparent depth of an object at the bottom of a tank filled with liquid of refractive index 1.3 is 7.7 सेंटीमीटर। ये हमें apparent depth दी हुई है। व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ? तो इसमें भी हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। देखो हमें n कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये। हमें n दिया हुआ है 1.3। कितना दिया हुआ है? n 1.3 दिया हुआ है। और एपरेंट डेप्थ हमें कितनी दी हुई है? 7.7। एपरेंट डेप्थ कितनी दी हुई है? 7.7 दी हुई है। तो हमें रियल डेप्थ निकालना है। हम फिर इसी फार्मूले का यूज करेंगे। देखो n = रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो n कितना हो जाएगा? 1.33। ये रियल डेप्थ हो जाएगा, रियल डेप्थ। दिस इज 7.7। तो रियल डेप्थ कितना हो जाएगा? 1.3 × 7.7 = 10 सेंटीमीटर। ये रियल डेप्थ आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a needle lying on horizontal surface is viewed
vertically from a distance of 100 centimeter, a glass slab of 12 centimeter thick is placed on the needle. Find the distance of the vertical image of the needle from the eye. यहाँ पर ANG 1.5 दिया हुआ है. दिस मीन्स ANG कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है. दिस मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ईयर कितना है, 1.5. वह हम फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं. एक क्वेश्चन नंबर 7 है आपका. कौन सा है, 7 है. देखो, अ नीडल लाइंग ऑन हॉरिजेंटल सरफेस, किसी हॉरिजेंटल सरफेस पर रखी हुई है नीडल. व्यूड वर्टिकली, वर्टिकली देखा जाता है फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर से. अब अ ग्लास स्लैब ऑफ 12 सेंटीमीटर थिकनेस इज प्लेस्ड ऑन द नीडल, किसी ने उस नीडल के ऊपर 12 सेंटीमीटर का ग्लास स्लैब पुट कर दिया है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द वर्टिकल इमेज ऑफ द नीडल फ्रॉम द आई. अब वहाँ पर हम कितने डिस्टेंस से हमें वह दिखाई देगी उसकी इमेज, ये पूछा गया है. ओके, तो देखो यहाँ पर सेम फार्मूला लगेगा. कौन सा फार्मूला लगेगा, देखो, रियल डेप्थ यहाँ पर 12 सेंटीमीटर हो जाएगी. कितनी हो जाएगी, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ होगी 12 सेंटीमीटर. एन कितना होगा, 1.5 होगा. हम सबसे पहले एपेरेंट डेप्थ को फाइंड आउट करेंगे. किसको फाइंड आउट करेंगे, एपेरेंट डेप्थ को. तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, एन इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ. इस फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे. तो दिस इज 1.5, रियल कितना है, 12 है, अपॉन एपेरेंट डेप्थ हो जाएगा ये. ठीक है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एपेरेंट डेप्थ कितना मिलेगा, एपेरेंट डेप्थ जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एपेरेंट डेप्थ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर. कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर. इसको सिंप्लीफाई करने पर इसको इधर लाएंगे तो एपेरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा, 12 अपॉन 1.5 के 12 अपॉन हम 1.5 करेंगे तो हमें 8 सेंटीमीटर मिलेगा. तो 8 सेंटीमीटर आ गया. तो कितने डिस्टेंस ऊपर दिखाई दे रही है हमें इमेज, कितने डिस्टेंस इमेज हमें ऊपर दिखाई दे रही है. ओके, तो अपराइज ऑफ इमेज फ्रॉम बॉटम, बॉटम से इमेज कितनी अपराइज हो जाएगी, 12 माइनस 8 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ओके, सो डिस्टेंस ऑफ वर्टिकल इमेज ऑफ द नीडल फ्रॉम द आई, 100 माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा, 96 सेंटीमीटर हो जाएगा. 100 माइनस 4 इक्वल टू 96 सेंटीमीटर अपना आंसर हो जाएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. A microscope focused on a pin lying at the bottom of a beaker reads 3.965 centimeter. When a liquid is up to a height of 2.537 centimeter into the beaker, the microscope focused again on the pin reads 3.348 centimeter. Find the refractive index of the liquid. कोई बीकर है, उसके बॉटम पर कोई पिन रखी हुई है. जब उसे माइक्रोस्कोप से फोकस किया गया तो उसकी जो रीडिंग आई वो 3.965 सेंटीमीटर आई. अब उसमें कोई लिक्विड डाल दिया गया बीकर में और उस लिक्विड डालने के बाद फिर माइक्रोस्कोप से फोकस किया तो जो पिन की जो हाइट है, पिन की इमेज की हाइट आएगी, अब पिन 2.537 सेंटीमीटर आई. ओके, अच्छा, व्हेन द लिक्विड, अच्छा इसमें लिक्विड डाला गया 2.537 सेंटीमीटर तक लिक्विड. ओके, तो जो माइक्रोस्कोप की जो रीडिंग आई वो 3.348 सेंटीमीटर उसकी इमेज की रीडिंग हुई. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, देखो
सपोज कर लो ये कोई बीकर है, इसमें पिन रखा हुआ है। अब उसे यहाँ माइक्रोस्कोप से फोकस किया गया, यहाँ से माइक्रोस्कोप से, तो जो हाइट निकली वो 3.4965 सेंटीमीटर आई। कितनी आई? सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर लिक्विड भर दिया गया इस बीकर में, कितनी हाइट तक? 2.537 हाइट तक लिक्विड भर दिया गया। अब लिक्विड भरेंगे तो जो पिन की, अब ऊपर से हम देखेंगे तो इसकी इमेज हमें यहाँ पर दिखाई देगी, जो नॉर्मल कुछ ऊपर उठ जाएगी, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कुछ। तब इसे फोकस किया गया माइक्रोस्कोप से, तो कितना आया? 3.348 सेंटीमीटर आया। ओके, अंडरस्टूड। तो सबसे पहले हम नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर लें। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट इमेज पिन और एक्चुअल पिन के बीच का नॉर्मल डिस्टेंस। तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 3.965 माइनस 3.348, दिस इज 0.617। अब रियल डेप्थ आपको ये दी हुई है, दिस इज द रियल डेप्थ। लिक्विड की जो हाइट होगी दैट इज रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ इक्वल टू हो जाएगा 2.537 सेंटीमीटर। अब एपरेंट डेप्थ कैसे निकलेगी? रियल डेप्थ में से नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट हम माइनस कर देंगे तो हमें एपरेंट डेप्थ मिल जाएगी। तो दिस इज 2.537 माइनस 0.617 इक्वल टू 1.92 क्या हो जाएगी आपकी? एपरेंट डेप्थ हो जाएगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड क्या होगा? n इक्वल टू होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। सो दिस इक्वल टू 2.537 अपॉन 1.92, दिस इक्वल टू 1.321। ये अपना आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या होगा उसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट 9। A beaker is filled with liquid to height of 14 centimeter. The apparent depth of a needle fixed at the bottom of the beaker is measured to be 10 centimeter by microscope. What is the refractive index of the liquid? तो ये रियल डेप्थ हो जाएगी, ये apparent डेप्थ हो जाएगी, ठीक ना? 1.4 आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। The height of the liquid in the beaker is now raised to 21 centimeter. 14 सेंटीमीटर से बढ़ा के उसे 221 सेंटीमीटर कर दिया गया। What distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again? Okay, चलो इसको सॉल्व करते हैं। रियल डेप्थ हमें कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर इनिशियल। एपरेंट डेप्थ 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो n आ जाएगा 14/10 इक्वल टू 1.4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब उसने क्या पूछा है? उसमें लिक्विड को 21 सेंटीमीटर हाइट तक बढ़ा दिया गया है, तो न्यू रियल डेप्थ कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब n इक्वल टू क्या होता है? रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। n 1.4 हम फाइंड आउट कर चुके हैं पहले। 21 अपॉन एपरेंट डेप्थ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एपरेंट डेप्थ मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस दैट माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव टू फोकस द नीडल अगेन। तो न्यू एपरेंट डेप्थ माइनस ओल्ड एपरेंट डेप्थ। न्यू एपरेंट डेप्थ कितना निकला? 15। ओल्ड कितना है? 10 है। तो 15 माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ये अपना क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ 10th। A beaker 20 centimeter high is half filled with an vial of refractive index 1.40 and the upper half filled with water of refractive index 1.33. What is the apparent depth of the beaker as observed normally? तो देखो यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। डी एपरेंट D1 अपॉन N1 और D2 अपॉन N2। देखो यहाँ पर D1 कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। D1 कितना होगा यहाँ पर? 10 सेंटीमीटर होगा, और D2 भी 10 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि बीकर की जो टोटल हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है। हाफ हाइट पर लिक्विड भरा हुआ है
और हाफ हाइट पर वाटर भरा हुआ है। तो D1 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, D2 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। N1 आपको दिया हुआ है, N2 इज आल्सो गिवन। सो 10 अपॉन 1.4 प्लस 10 अपॉन 1.33, दिस इज 7.1428 प्लस 75187। तो हम इसको ऐड करेंगे तो जो 14.66 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अब नाउ नेक्स्ट 11, a ray of light falls normally on the face of glass prism, n 1.5 दिया हुआ है ग्लास प्रिज्म का। फाइंड द एंगल ऑफ द प्रिज्म इफ द रे जस्ट फेल्स टू इमर्ज फ्रॉम द सेकेंड फेस। ओके, अंडरस्टूड। ओके, ये कोई प्रिज्म है ABC, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, ए होगा। कोई रे आती है, नॉर्मली आती है प्रिज्म के फेस पर, और वो दूसरे सरफेस से निकल जाती है, एयर में नहीं जाती है। इसका एन कितना है, 1.5 दिया हुआ है। ये एयर है, यहाँ पर क्या है, एयर है। हम सबसे पहले इस आई को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ले लिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकल गई रिफ्रैक्टेड रे। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे हम, N1 इंटू साइन आर इक्वल टू N2 इंटू साइन आर। N1 की जगह हम 1.5 लिखेंगे, ये साइन आर। N2 साइन आर, आर की जगह हम 90 लिखेंगे, तो साइन आर इक्वल टू 1/1.5 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो, तो जो आई होगा दैट इज साइन इनवर्स 1/1.5 होगा। तो हम कैलकुलेटर से आई की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम कैलकुलेटर से आई की वैल्यू को, इसको इस तरह समझिएगा। पहले हम लिखें 1, फिर डिवाइडेड बाय 1.5। ओके, ये आ गया। अब शिफ्ट लेके हमें साइन ले लेंगे, फिर इस आंसर को लेके ये आ गया, देखो आपका 41.8। ओके, अंडरस्टूड। तो आई आ गया 41.8, ये आई आ गया। तो हमें ये एंगल चाहिए, ये एंगल है, तो हम इस ट्रायंगल में लेंगे दिस वन ट्रायंगल। चलो हम इसका नाम दिए लेते हैं, ये ओ हो गया, इसको P ले लें, ठीक ना, इसको ABC से D ले लें, इस पॉइंट को। तो इन ट्रायंगल APD, यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल APD, ठीक ना। इस ट्रायंगल में APD में ये 90 डिग्री है, ये A है, तो A प्लस 90 डिग्री। अब ए वाला जो टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो ए वाला 90 माइनस आई होगा, तो 90 माइनस आई इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब ए माइनस आई, इन दोनों 90 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ए माइनस आई इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 90, तो ए माइनस आई इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, जो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं 41.8 डिग्री। दिस इज अवर फाइनल answer. Okay, understood, clear. Now next question number 12, a substance has a critical angle of 45 degree for yellow light, what is the refractive index of the substance? critical angle दिया हुआ है 45 डिग्री, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो भाई, C 45 डिग्री दिया हुआ है, साइन C इक्वल टू 1/n होता है, फार्मूला है। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो रिलेशन होता है वो साइन C इक्वल टू 1/n होता है। तो साइन C 45, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/n। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 इक्वल टू 1/n, तो n इक्वल टू √2 इक्वल टू 1.414 क्या हो जाएगा, अपना ए आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, the refractive index of glass relative to air is 1.5. what is the critical angle for glass air interface? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। हम फिर इसी फार्मूले का यूज करेंगे। देखो n कितना दिया हुआ है, 1.5, साइन C कितना होता है, 1/n, तो साइन C इक्वल टू 1/1.5, C इक्वल टू साइन इनवर्स 1/1.5 इक्वल टू आ जाएगा 41.8। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
14. What is the critical angle for light ray going from dense glass into water? गिलास से वाटर में जा रहा है रे. The refractive indices of dense glass and water relative to air are 1.62 and 1.33 respectively. Okay? तो यहाँ पर जो रे है वो डेंस ग्लास इनटू वाटर जा रहा है. गिलास और वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में सेपरेट दिए हुए हैं. तो हम देखो इस तरह से डायग्राम का यूज करेंगे, ये डायग्राम बना लेंगे. ओके, ये आपका क्या है, इंटरफेस है गिलास और वाटर का. ये गिलास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62 दिया हुआ है. ये वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दिया हुआ है. ये नॉर्मल हो गया आपका. ये कोई रे आई और ये क्रिटिकल एंगल निकालना है तो रिफ्रैक्टेड जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा. तो रे यहाँ से इस तरह से निकल जाएगी. ओके, अंडरस्टूड, क्लियर. अब देखो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे n1 sin i इक्वल टू n2 sin r. ठीक है ना. जब अलग अलग मीडियम के हमें अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हों तो हम स्नेल्स लॉ को इस फॉर्म में यूज करेंगे n1 sin i इक्वल टू n2 sin r. अब हमें n1 कितना, अब i की जगह हम क्या लिख लेंगे, c लिख लेंगे. i की जगह क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं. r की जगह 90 डिग्री लिख सकते हैं. ओके, तो कितना हो जाएगा, देखो n1 की जगह हमने क्या लिखा, 1.62 लिखा. साइन सी. n2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1.33. साइन 90 की वैल्यू 1 होती है. ओके, तो साइन सी इक्वल टू हो जाएगा 1.33 अपॉन 1.62 इक्वल टू 133 अपॉन 162. ओके, तो सी इक्वल टू साइन इनवर्स 133 अपॉन 162 इक्वल टू 55.1 डिग्री. कैलकुलेटर से हम उसे क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर इसको हम यहीं पर छोड़ सकते हैं. ओके, अंडरस्टूड. तो नोट कर लीजिएगा, इस डायग्राम को एक बार फिर से समझ लीजिएगा आप लोग. जो दिया हुआ है आपको डायग्राम बना हुआ है, ठीक ना. कोई रे आई, एक गिलास है, एक वाटर है. गिलास से आई और वाटर में इंटर की, तो हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है. क्रिटिकल एंगल के लिए आर कितना होता है, 90 डिग्री होता है. यहाँ पर गिलास का एयर के रिस्पेक्ट में सेपरेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है. तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे n1 sin i इक्वल टू n2 sin i. स्नेल्स लॉ का दूसरा फॉर्म है. ओके, n1 i की जगह हम c लिखेंगे, r की जगह 90 रखेंगे. n1 की जगह 1.62 और n2 की जगह 1.33. तो साइन सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.33 अपॉन 1.62 इक्वल टू 133 अपॉन 162 और c इक्वल टू हो जाएगा 55.1 डिग्री. ओके, दिस इज अवर फाइनल आंसर. ओके, नाउ 15. Okay, now 15. The absolute refractive indices of water and glycerine are 1.33 and 1.46 respectively. Find the critical angle for a ray traveling from glycerine into water. देखो ये ग्लिसरीन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.46 है, वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33. ये इंसिडेंट रे आई, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल होगा. यहाँ पर आर क्या होगा, 90 डिग्री होगा. हम फिर से इसी फार्मूले का यूज करेंगे. देखो स्नेल्स लॉ का, बाय स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ n1 साइन सी. देखो n1 यहाँ का एंगल, यहाँ का n2 यहाँ का एंगल, यहाँ का इक्वल टू n2 साइन 90 डिग्री. जहाँ का हम जिस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे उसी साइड का हम एंगल लेंगे. ओके, अब देखो n1 कितना दिया हुआ आपको, 1.46 साइन सी. हमें c फाइंड आउट करना है. ओके, n2 1.33 दिया हुआ है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है. तो साइन c इक्वल टू हो जाएगा 1.33 अपॉन 1.46 इक्वल टू 133 अपॉन 146. तो c आ जाएगा
सॉरी सी इक्वल टू होगा आपका क्या हो जाएगा, सी साइन इनवर्स 133 अपॉन 146। ओके, अब या तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे या फिर कैलकुलेटर से हम इसकी वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कैलकुलेटर से। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये क्या है 133 डिवाइडेड बाय 146 डिवाइड किया, ये आ गया। अब शिफ्ट दबाया, साइन लिया, आंसर लिया, इक्वल टू कर दिया, तो 65.63 अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 65.63। दिस इज 65.63 डिग्री क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ 16, एन इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45। कोई इक्विलेटरल प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 है। इक्विलेटरल प्रिज्म से मीनिंग है कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वह 60 डिग्री है। इज इमेज्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। उसे वाटर में क्या कर दिया गया, इमेज कर दिया गया। A narrow beam of light falls normally on one face of the prism. Find the angle of emergence of the beam. हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ इमर्जेंस ऑफ द। ओके, नाउ ए इक्विलेटरल प्रिज्म है ABC, यह वाटर के अंदर रखा हुआ है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, एन 1.33 है। प्रिज्म जिस गिलास से बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 है। कोई रे नॉर्मली आती है AB सरफेस पे, इंसिडेंट होती है तो ये सीधी निकल जाएगी। AC सरफेस के लिए नॉर्मल है तो हमें ये एंगल चाहिए है, दिस वन एंगल, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे या इमर्जेंट रे बोल सकते हैं हम इसे। क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। ओके, AB फेस के लिए इमर्जेंट रे है, AC फेस के लिए रिफ्रैक्टेड रे है। AC फेस के लिए क्या है, वो है रिफ्रैक्टेड रे है। ओके, तो देखो इन ट्रायंगल PAD, इस एंगल को हमने कुछ समय के लिए x सपोज कर लिया। तो देखो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो OP है इस AB सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। तो 90 + 60 + x कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो x इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो अब हमें I चाहिए है, दिस इज I, तो हम 90 में से x माइनस कर देंगे तो हमें I मिल जाएगा। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30। ठीक है, AC सरफेस पे I होगा 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ। ओके, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का यूज करें कौन से सरफेस पर, AC सरफेस पर। किस पर यूज कर रहे हैं हम, AC सरफेस पर, AC सरफेस पर। तो N1 साइन I इक्वल टू N2 साइन R होगा। यहाँ पर N1 कितना है, 1.45 है और I कितना है, 60। तो 1.45 साइन 60, जो कि अभी हमने I को फाइंड आउट किया था। N2 कितना है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33। तो 1.33 साइन R, तो साइन R इक्वल टू 1.45 इंटू साइन 60 अपॉन 1.33 इक्वल टू 0.9441। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर का यूज करके फाइंड आउट करेंगे। तो R की वैल्यू 70.76 इक्वल टू 70.8 डिग्री आ जाएगी आपकी R की वैल्यू। या फिर हम उसको इस तरह से छोड़ देंगे, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू होगा साइन इनवर्स 0.9441
ये हो जाएगा R इक्वल टू। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं हम। A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 सेंटीमीटर। कोई बल्ब है किसी टैंक के बॉटम पर रखा हुआ है और उसमें वाटर 80 सेंटीमीटर डेप्थ तक भरा हुआ है। What is the area of the surface of water through which light of the bulb can emerge out? Refractive index of water is 1.33. Consider the bulb to be a point source. Okay, understood। तो सपोज करो एक कोई टैंक है जिसमें 80 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर भरा हुआ है। यहाँ पर कोई बल्ब रखा हुआ है, ऐसे क्या है, सोर्स है, लाइट सोर्स है। अब ये ऐसी जाएगी, अब उसको इस तरह से निकलना है तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, क्रिटिकल एंगल बनेगा। इस सी को हम, अब ये क्रिटिकल एंगल है, अब दिस वन OS और दिस लाइन कैसी है, पैरेलल है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो एंगल OSB भी किसके इक्वल होगा, क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, क्रिटिकल एंगल के, दिस वन एंगल। अब देखो यहाँ पर OB इक्वल टू R हो जाएगा। इतने सरफेस से क्या निकलेगा, लाइट निकलेगी इतने एरिया से। ओके, तो OB इक्वल टू यहाँ पर R ले लिया हमने। OS इक्वल टू कितना दिया हुआ है, OS 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्रिटिकल एंगल का फार्मूला क्या होता है, साइन सी इक्वल टू 1/n, तो साइन सी इक्वल टू 1/1.33 हो जाएगा। यहाँ पर जो n दिया हुआ है, लिक्विड का n कितना दिया हुआ है, लिक्विड का n दिया हुआ है 1.33 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है लिक्विड का n, 1.33 दिया हुआ है। n इक्वल टू दिया हुआ है 1.33। ओके, तो ये 1/n हो गया। दिस इज 100/133। अब देखो यहाँ पर ये एंगल C है आपका। अब इस एंगल C की सहायता से साइन C मिल गया हमें 100/133। तो हम ये OB को फाइंड आउट कर सकते हैं 9th क्लास या 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। साइन C दिया हुआ है 100/133, तो हम tan C को फाइंड आउट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जा सकता है, देखो कर सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम का यूज। सपोज करो ये आपका C एंगल है। अब साइन बराबर क्या होता है, साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो दिस इज 100 ले लें हम, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 133। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो दिस डिस्टेंस इज 133 का होल स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 87.68। अब tan बराबर क्या होता है, tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan इक्वल टू क्या होता है, tan C परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर 100 है, बेस हमने कितना फाइंड आउट किया 87.68 फाइंड आउट किया, तो tan C की वैल्यू आ गई। अब हम इस ट्रायंगल में लेते हैं, देखो इस वाली ट्रायंगल में इन ट्रायंगल OSB, tan C क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है OB और बेस क्या है OS होगा, ठीक ना। तो OB को हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, OS को 80 लिख सकते हैं। तो इस tan C की जगह हमने क्या लिख लिया, R/80 इक्वल टू 100/87.68। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो R की वैल्यू हमें 91.23 सेंटीमीटर मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 91.23 सेंटीमीटर। जब हमें R मिल गया तो हम रेडियस को क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं रेडियस को। तो रेडियस सर्कल का एरिया, R रेडियस मिल गया हमें, तो हम एरिया को बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया का फार्मूला क्या होता है, सर्कल के एरिया का फार्मूला। ओके, सर्कल के एरिया का जो फार्मूला होता है वो πr² होता है। तो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया
क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर की जगह हम 91.23 का स्क्वायर रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, जो एरिया हमें चाहिए है। अब हम कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 261470.20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये भी अपना आंसर हो सकता है। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 10,000 से उससे डिवाइड करेंगे तो 2.614720 मीटर स्क्वायर या फिर 2.6 मीटर स्क्वायर, जो कि आपकी बुक में ये आंसर दिया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखो 18, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट is placed at the center of the bottom of a jar having a liquid of refractive index 5/3. An opaque disk of radius 1 centimeter is placed on the liquid surface with its center vertically above the source. What is the maximum height of the liquid for which the source is not visible from the above? तो इसमें भी हमें क्रिटिकल एंगल का यूज करेंगे हम। जो रे होगी वो सरफेस के थ्रू निकलेगी, वाटर सरफेस के थ्रू, तो जो डिस्क का एरिया होगा उससे हमें सोर्स दिखाई नहीं देगा। ओके, अंडरस्टूड। इस तरह से हम उसे समझ सकते हैं। देखो 80, ये हाइट एच है, सपोज कर लिया हमने। ये आपका कौन सा एंगल बनेगा, क्रिटिकल एंगल बनेगा ये, ठीक ना। दिस वन इज, दिस एंगल इज क्रिटिकल एंगल, ये नॉर्मल है आपका, क्या है, नॉर्मल है। ये ऐसी निकल जाएगी यहाँ से, एक यहाँ से निकल जाएगी ऐसी, तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ से सोर्स आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसमें भी वही फार्मूला यूज करेंगे हम जो पिछले कुछ प्रॉब्लम में हमने किया, sin c इक्वल टू 1/n। अब यहाँ पर n कितना दिया हुआ है, लिक्विड का n 5/3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, लिक्विड का n 5/3, तो 1/5/3 3/5। अब sin c की वैल्यू 3/5 आ गई है। टिग्नोमेट्री का यूज करके क्लास 10th या क्लास 9th की टिग्नोमेट्री का यूज करके हम tan c की वैल्यू, ये 3 है 5 है। देखो sin c बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। sin c परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस पे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो √5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर तो 4 आ जाएगा। अब tan c बराबर क्या होता है, tan c इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 हो जाएगा। तो tan c इक्वल टू 3/4। अब इस डायग्राम, इस ये एंगल आपका c है, ये एंगल भी c होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होते हैं। तो अब हम इस ट्रायंगल में लेते हैं इन ट्रायंगल OSB, ठीक है। tan c क्या होगा, tan c होगा OB/OS। तो tan c की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, OB/OS लिख दिया। OB आपको 1.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1.0 सेंटीमीटर अपॉन h इक्वल टू 3/4। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h हो जाएगा 4/3 सेंटीमीटर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।